हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वन सेकेंड, हाँ गाइस। ओके, तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था ल्यूकेमिया और लिम्फोमा क्या होता है। हमने सारा ल्यूकेमिया के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो सब लिया था। तो आज हम देखेंगे जो मैंने आपको चारों ल्यूकेमिया दिखाए थे उसका डिफरेंस क्या है और हम कैसे याद करेंगे। ओके, तो हमारे पास है CML, EML, ELL और CLL। आपको पता ही है कि जब ब्लास्ट इंक्रीज होते हैं ब्लड में तो हम उसे एक्यूट बोलते हैं, और अगर साइट्स इंक्रीज होते हैं तो हम उसे क्रोनिक बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे CML से। तो आपको लिखना कैसे है? सबसे पहले तो मैं आपको एक कंपैरेटिवली टेबल बनाकर दिखाती हूँ, और आप सभी लोग भी इसी तरह एक टेबल बना लीजिए तो आपको आसानी होगी। 1 मिनट। ओके, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में ये जो ल्यूकेमियाज है मैंने पूरा कंपैरेटिवली मैनर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि CML, AML, ELL और CLL। आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे CML, मतलब कि क्रोनिक माइलॉइड, देन एक्यूट माइलॉइड, देन एक्यूट लिम्फोइड एंड देन क्रोनिक लिम्फोइड। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या क्या याद रखना है इसमें। तो हमें याद रखना है कि कौन सा जीन म्यूटेशन हो रहा है जिसकी वजह से ये ल्यूकेमिया होगा। उसके बाद हमें मेन उसका पैथोलॉजिकल अपीयरेंस क्या है वो याद रखना है। और अगर कोई स्पेसिफिक टाइप का स्कोर या कोई स्पेसिफिक टेक्निक होगी तो वो हमें देखनी है। एंड देन उसके फीचर्स क्या है, कौन सी एज में लिम्फोमा और ल्यूकेमिया हो रहा है, तो ये सब हमें याद रखना है। तो आप इस तरह से एक बॉक्स बनाकर उसमें याद रख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे CML से। तो जब आप एग्जाम में देखेंगे कि CML, तो उसका 6 मार्कर आपका आ जाता है। तो CML में क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। क्रोनिक मतलब आपको क्या पता चला इसमें से कि क्रोनिक है तो यहाँ पर साइट्स इंक्रीज हो गए। माइलॉइड यानी कि माइलोसाइट्स इंक्रीज हो गए। ओके, और यहाँ पे माइलोब्लास्ट उतने इंक्रीज नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो भी पिक्चर है, जो पैथोलॉजिकल आपकी पिक्चर होगी ब्लड की, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आपको बहुत सारे माइलोसाइट्स के अलग अलग फॉर्म जो हमने देखे थे, बैंड फॉर्म, मेटामाइलोसाइट्स, और वो सब देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि माइलोब्लास्ट नहीं देखने को मिलेंगे, वो भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो 20% से कम होंगे। ओके, तो पहले हमें देखनी है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। तो ल्यूकोसाइटोसिस, यहाँ पे WBC बढ़ रहे हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस तो होगा। देन बेजोफिलिया होगा। स्प्लिनोमेगाली, क्या होगा कि इतने सारे RBC WBC बढ़ेंगे तो उसकी वजह से उसका डिस्ट्रक्शन होगा, और उसकी वजह से उसकी वजह से स्प्लिनोमेगाली होगा। ओके, देन क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटी होंगी, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका वो होगा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ये 2 मार्कर के लिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पहले आप सारे की एज याद कर लो। तो मैंने कैसे याद किया था कि जो क्रोनिक वाले हैं CML, 1 मिनट, जो क्रोनिक वाले हैं आपके CML और CLL, क्रोनिक यानी एक्सट्रीमिटी ऑफ एज, बहुत टाइम निकलेगा फिर होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो क्रोनिक वाला है वो एक ओल्ड एज और एक्सट्रीम एज में होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 50 ईयर के ज्यादा, और यहाँ पे आएगा 60 ईयर्स। ओके, देन आपका जो एक्यूट वाला है उसमें दो है, एक माइलॉइड वाला और एक लिम्फोइड वाला। तो पहले आप लिम्फोसाइट्स याद करो कि आपके पास कितने टाइप के लिम्फोसाइट होंगे। तो दो होंगे, एक बी लिम्फोसाइट एंड एक टी लिम्फोसाइट। तो आपका दोनों अलग अलग एज में प्रीडोमिनेंट है। वो कैसे आप याद करोगे कि जो बी सेल वाला है आपका वो किस में होगा, बच्चों में।
यानी कि बी है वो 3 to 5 years ऑफ चाइल्ड में होगा, और जो टी है आपका वो किस में होगा, एडोलेंस में। और ये जो बीच का है AML वो भी किस में होगा, एडोलेंस में। यानी कि आपको इतना तो याद रह गया कि आपके जो दो एक्सट्रीमिटीज वाले हैं वो CML और CLL है, बाकी के जो दो बचे वो एडोलेंस एज में होंगे। लेकिन जो लिम्फोसाइट वाला है उसमें दो टाइप है, तो बी वाला होगा वो बच्चों में होगा, यानी कि 3 to 5 years ऑफ एज। ओके, तो इतना क्लियर हो गया हो तो हम आगे देखते हैं। इसमें हम देखेंगे अब कौन सा म्यूटेशन होगा, तो वो भी आप यहाँ से ही याद कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि CML में क्या होगा, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या है। और AML और ALL, देन CLL। तो आप पहले तो ये याद रख लो कि जो AML है उसमें उसके बाद क्या होगा, जो आपकी 11 की लाइन है, यानी कि 15, 16 एंड 17, ये तीन आपको याद करना है। 15, 16, 17, उसका जो म्यूटेशन है वो होगा AML में। फिर ALL जो है उसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो म्यूटेशन पूछा जाता है एग्जाम में है वो है नॉच जीन का। जो नॉच जीन है उसका म्यूटेशन याद रखना है, और उसके अलावा हाइपो एंड हाइपर डिप्लॉइडी होगा, वो याद रखना है। तो आपने ये याद कर लिया। फिर जो CLL है उसमें भी आपको जो आपकी 11 की लाइन है उसी में से आएगा। तो क्या क्या है, ये सारे ऑड नंबर है, 11, 13 एंड 17। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे 15, 16, 17 था, और यहाँ पर भी 17 पे ही खत्म हो रहा है, 11, 13 एंड 17। ओके, और बीच में जो हाइपर हाइपो उसके साथ था नोच चिन वाला, और जो सबसे पहला था वो था फिलाडेल्फिया वाला। तो ऐसे आप आराम से इतना याद कर लो। ओके, तो अब आप कोई भी से आपको पूछेंगे एग्जाम में, तो पहले आपको ये लिखना होगा कि उसमें कौन सा म्यूटेशन है, आपने वो लिख दिया। फिर कौन सी एज में हो रहा है। ओके, अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे। तो ये जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है वो एक्चुअली में है क्या, हम वो देखेंगे। तो क्या होता है, आपके पास ये दो क्रोमोसोम है, एक 9 नंबर का, एक 22 नंबर का। ओके, एक मिनट। ओके, 9 एंड 22। तो आपका जो 9 नंबर का क्रोमोसोम है उसमें नॉर्मली कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, तो वो है ABL जीन। और आपका जो 22 नंबर का क्रोमोसोम है उसमें होगा आपका BCR जीन। तो आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा कि 9 और 22 ABL और BCR जीन। और ये आपको लाइन में ही याद रखना है कि 9 के ऊपर ABL था और 22 के ऊपर BCR था। देन ये क्या होता है कि नॉर्मली ये जो हमारे जीन है वो हमारे सेल को डिवाइड नहीं होने देते, वो क्या करते हैं, हमारा कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं, माइटोसिस को। ओके, तो जब इसका म्यूटेशन होगा इस जीन में, तो वो कैसा म्यूटेशन होगा, तो आपका जो 22 नंबर वाला क्रोमोसोम है उस पर ABL आ जाएगा। जो 9 नंबर वाला जीन था ABL, वो कहाँ पर आ जाएगा, 22 नंबर पर। और जो 22 नंबर का BCR जीन है आपका वो कहाँ चला जाएगा, ABL पर। ओके, तो उसकी वजह से फ्यूजन जीन बनेगा। तो आप फ्यूजन जीन किसे बोलते हैं कि 22 पर जो BCR है उसके ऊपर ABL का थोड़ा सा पार्ट आ गया है, और जो ABL है उसके ऊपर BCR का थोड़ा सा पार्ट आ गया है। लेकिन जो 9 नंबर के क्रोमोसोम का फ्यूजन जीन बन रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से कोई हमारी बॉडी में ज़्यादा चेंज नहीं होते। लेकिन जो 22 नंबर पर BCR के ऊपर ABL का फ्यूजन हो रहा है वो क्या करता है, जो हमारा माइटोसिस कंट्रोल था उसे अनकंट्रोल बना देता है, और टायरोसिन काइनेज को एक्टिव कर देता है। उसकी वजह से क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन की वजह से ज्यादातर WBC बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये था आपका फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो लोग इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं कि हमारा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कौन सा है, 9 या 22। जहां भी आपको इस तरह का कंफ्यूजन हो तो आपको याद रखना है कि जो बड़ा वाला नंबर है हमेशा वही फिलाडेल्फिया होगा, क्योंकि आपके जो पूरा सिलेबस है उसमें 3 या 4 फिलाडेल्फिया वाले जीन आते हैं, और उसमें से जो बड़ा वाला नंबर है उसी को हम फिलाडेल्फिया बोलते हैं, और उसी की वजह से सारे चेंज आ रहे होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया।
अब ट्रीटमेंट का जो इसका ट्रीटमेंट है उस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो हम देखेंगे मेडिसिन में। ओके। हम्म। अब ब्लड में क्या होगा? तो ब्लड में आप पहले तो मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में समझाया था ये पूरा लीनिएज, आपको वो याद होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी की वजह से आपका जो प्रोमाइलोसाइट है, माइलोसाइट है, मेटामाइलोसाइट है, बैंड फॉर्म है, ये सारा जो इमेच्योर फॉर्म है, जो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल बनने से पहले के, वो सारे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे आपके ब्लड में। तो आप जब ब्लड का सैंपल लेके उसकी टेस्टिंग करेंगे तो आपको ब्लड में क्या देखने को मिलेगा कि आपके प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म, ये सारे इमेच्योर फॉर्म आपको दिखेंगे। तो आपका जो ब्लड पिक्चर है वो आपको क्या देगा? गार्डन पार्टी अपीयरेंस। ये थोड़ा सा आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ऐसा दिखता है, लेकिन ये नाम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि गार्डन पार्टी मीन्स कि आप कोई पार्टी में जाओगे तो सारे लोग अलग अलग कपड़े पहन के आएंगे। यहाँ पर वही दर्शाना चाहते हैं कि सारे जो भी आपको इमेच्योर फॉर्म दिख रहे हैं वो सारे अलग अलग टाइप के हैं, कोई एक इमेच्योर फॉर्म ज्यादा नहीं दिखेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर नाम दे दिया गार्डन पार्टी अपीयरेंस। ओके। देन इसके 3 फेज होते हैं, एक क्रोनिक फेज, एक एक्सेलरेटर फेज एंड एक ब्लास्ट क्राइसिस। तो हम इसे आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि हम एक्यूट ल्यूकेमिया कब बोलेंगे? जब ब्लास्ट सेल 20% से ज्यादा हो जाए हमारे ब्लड में। तो आप ये 20 का कट ऑफ लेकर चलो, पहले 10 रखो फिर 20 रखो और बीच में 10 to 19 कर दो, तो आपका क्रोनिक फेज, एक्सलेटेड फेज एंड ब्लास्ट क्राइसिस हो जाएगा। ओके। देन आएंगे क्लिनिकल फीचर्स। अब आपको एक बात ध्यान से सुननी है, जो भी क्लिनिकल फीचर्स हम यहाँ पर CML में करेंगे वो सारे के सारे क्लिनिकल फीचर आपके चारों चार ल्यूकेमियाज में सेम आएंगे, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको बता दूंगी। ओके। तो आपके सारे क्लिनिकल फीचर्स, आपको CML की शॉर्ट नोट हो, AML की हो या कोई भी हो, आपको यही क्लिनिकल फीचर्स लिख के आने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? ड्यू टू बोन मैरो फेलियर, एनीमिया, ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। एनीमिया क्यों होगा? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, आपका जो बोन मैरो है वो ज्यादातर माइटोसिस करके सारे WBC इंक्रीज कर रहा है और इमेच्योर फॉर्म, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो RBC का लीनिएज है वो थोड़ा धीरे काम करने लगेगा। इसकी वजह से आपके इतने RBC नहीं बनेगी क्योंकि WBC ज्यादा बन रहे हैं, तो उसकी वजह से एनीमिया होगा। और प्लेटलेट भी कम बनेंगे तो उसकी वजह से आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे, और ब्लीडिंग और एनीमिया होगा। इन्फेक्शन क्यों होगा? आपको ये सवाल होता होगा। तो इन्फेक्शन का रीजन भी यही है कि आपके इमेच्योर WBC बन रहे हैं जो हमें इन्फेक्शन में कोई हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है। फिर हमारा हाइपर मेटाबॉलिज्म होगा, उसकी वजह से वेट लॉस, नाइट स्वेट एंड एनोरेक्सिया और ये सब होगा। आप कोई भी ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या कैंसर ले लो तो आपका ये सभी कुछ उसमें सेम होगा, उसे हम टाइप बी सिम्टम्स भी बोलते हैं। देन स्प्लिनोमेगाली होगा जो मैसिव टाइप का होगा। ओके। अब लैब डायग्नोसिस भी जो है वो सारे के सारे ल्यूकेमियाज में सेम आएगा। तो लैब डायग्नोसिस में हमें पहले क्या लिखना है वो हम देख लेते हैं। तो पहले हमें ब्लड, देन बोन मैरो, देन साइटोजेनेटिक्स, देन साइटोकेमिस्ट्री एंड अदर, इस तरह की हेडिंग देनी है। तो ब्लड में हम क्या क्या देखेंगे? हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट एंड WBC। बोन में हम क्या क्या देखेंगे? सेल्युलरिटी, माइलोइड सेल, इरिथ्रोपोएसिस एंड मेगाकैरियोपोएसिस। मेगाकैरियोपोएसिस मीन्स प्लेटलेट, इरिथ्रो मीन्स RBC वाला और माइलोइड मीन्स WBC वाला। और टोटल सेल्युलरिटी कितनी है बोन मैरो की वो देखेंगे। देन साइटोजेनेटिक्स, तो जो भी हमारा म्यूटेशन होगा वो। और साइटोकेमिस्ट्री जो सब में तो नहीं आता, लेकिन कुछ जैसे कि CML है तो उसमें स्पेसिफिक साइटोकेमिस्ट्री आता है। और अदर्स में हम लिखेंगे यूरिक एसिड वाला। ओके। हम्म। तो हम लैब डायग्नोसिस देख रहे थे, तो लैब डायग्नोसिस में हमने ब्लड, बोन मैरो, साइटोजेनेटिक्स, साइटोकेमिस्ट्री एंड अदर, इतनी हेडिंग देनी रहेगी।
तो ब्लड में तो मैंने आपको क्या बोला कि आपकी प्लेटलेट डिक्रीज होगी, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होंगे और एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज होगा। और बोन मैरो में क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे डब्ल्यूबीसी बन रहे हैं, इसकी वजह से सेल्युलरिटी ऑफ बोन मैरो इंक्रीज होगी और माइलोइड सेल भी बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से माइलोइड सेल्स भी इंक्रीज होंगे, लेकिन इरिथ्रोपोएसिस एंड मेगाकैरियोपोएसिस आपकी डिक्रीज होगी। देन साइटोजेनेटिक्स तो आपको पता ही है, और साइटोकेमिस्ट्री में नेप स्कोर आएगा। ये नेप स्कोर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। और यूरिक एसिड भी आपका पॉजिटिव आएगा। यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपके बोन मैरो में और सब सारा के आपका आरबीसी जो भी है उसका डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपका सीरम यूरिक एसिड भी पॉजिटिव आएगा। देन आप इसकी पैथोजेनेसिस को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको जितने भी फॉर्म आगे दिखाए थे वो सारे के सारे आपको ड्रॉ कर देने हैं। तो आप दूर ये कैसे कैसे कर सकते हैं, तो आप प्रोमाइलोसाइट, माइलोब्लास्ट, इरिथ्रोसाइट, मेटामाइलोसाइट और बैंड फॉर्म, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, ये सभी आप दिखा सकते हैं। ओके, और गार्डन पार्टी अपीयरेंस भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे कि नेप स्कोर क्या है। न्यूट्रोफिल अल्कलाइन फॉस्फेटेज उसका पूरा नाम है। आपके पास दो स्कोर है, एक है लैब स्कोर और एक है नेप स्कोर, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने ये दोनों यहाँ पर साथ में लिखे हैं। तो लैब स्कोर में क्या होगा, तो लैब स्कोर का आपको अभी सिर्फ नाम ही याद रखना है, उसमें आपको कुछ देखना नहीं है, वो आगे एक चैप्टर में आएगा। अभी आप नेप स्कोर पर ध्यान दीजिए। तो नेप स्कोर जो है न्यूट्रोफिल अल्कलाइन फॉस्फेटेज, उसमें क्या होगा कि पहले तो हमें इसको देखना क्यों है, इसका यूज क्या है, तो वो क्या करेगा, हमारा ल्यूकेमोइड रिएक्शन एंड क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के बीच का हमें डिफरेंस दिखाएगा। अब आप बोलोगे कि ल्यूकेमोइड रिएक्शन क्या है, तो ल्यूकेमोइड रिएक्शन हम किसे बोलते हैं पहले तो वो याद रखो। अब हम कोई ऐसा सिनारियो सोचते हैं कि क्या हो रहा है कि है कोई आदमी है जिसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास वो आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि इसको तो ल्यूकेमिया हुआ है, लेकिन उसकी कुछ कट ऑफ वैल्यू होगी कि डब्ल्यूबीसी इससे ज़्यादा बढ़ेंगे तो ही हम उसे ल्यूकेमिया बोल सकते हैं। तो जब हमारे डब्ल्यूबीसी 50,000 से 1 लाख तक बढ़ते हैं हमारे ब्लड में, तो हम उसे ल्यूकेमोइड रिएक्शन बोलेंगे। और जब डब्ल्यूबीसी 1 लाख से भी ज्यादा बढ़ जाएंगे तब हम उसे ल्यूकेमिया बोलेंगे। और जो ल्यूकेमोइड रिएक्शन में डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं वो हमारे मैच्योर डब्ल्यूबीसी है, यानी कि न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है, और वो जो हमारे मैच्योर ग्रैन्युलोसाइट्स है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स है, वो बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे ल्यूकेमिया में इमैच्योर डब्ल्यूबीसी के फॉर्म्स बढ़ रहे हैं। ओके, ये तो आपको पता चल गया कि अब ल्यूकेमिया क्या है और ल्यूकेमोइड रिएक्शन क्या है। ओके, तो अब नेप स्कोर क्या है वो देखते हैं। तो आपने देखा होगा जो भी हमारे डब्ल्यूबीसी है उसमें ग्रैन्यूल्स होती है, जो इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, उसमें सारी ग्रैन्यूल्स होती है। तो वो ग्रैन्यूल्स मैक्सिमम किस में होती है, तो जो हमारा मैच्योर फॉर्म है उसमें मैक्सिमम ग्रैन्यूल होती है। ओके, याद रखना, मैक्सिमम ग्रैन्यूल इन मैच्योर फॉर्म। तो जो हमारा मैच्योर फॉर्म है उसमें मैक्सिमम ग्रैन्यूल होती है, यानी कि जो हमारा इमैच्योर फॉर्म है, यानी कि मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म या प्रोमाइलोसाइट, ये जितने भी फॉर्म है उसमें ग्रैन्यूल्स कम होगी। और हमारा जो नेप स्कोर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रैन्यूल्स है, यानी कि जितनी ग्रैन्यूल ज्यादा उतना नेप स्कोर ज्यादा। तो आप सोचकर देखो कि नेप स्कोर किसका ज्यादा आएगा, जिसमें ज्यादा मैच्योर सेल्स है। तो मैच्योर सेल्स किस में ज्यादा है, ल्यूकेमोइड रिएक्शन में या ल्यूकेमियाज में, ऑफ कोर्स ल्यूकेमोइड रिएक्शन में। तो उसी की वजह से हमारे ल्यूकेमिया का नेप स्कोर कम होता है और ल्यूकेमोइड रिएक्शन का नेप स्कोर ज्यादा होता है। तो आप पहले यहाँ पर उसकी डेफिनेशन देख लो कि ल्यूकेमोइड रिएक्शन हम किसे बोलते हैं, तो एक्सेसिव ल्यूकोसाइटोसिस इन पेरिफेरल ब्लड रिसेम्बलिंग दैट ऑफ ल्यूकेमिया, यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगे, कि हमें क्या लगेगा कि ल्यूकेमिया हुआ है लेकिन वो ल्यूकेमिया नहीं है। ओके, तो ये आपको कट ऑफ वैल्यू याद रखनी है कि 50,000 से 1 लाख तक डब्ल्यूबीसी जब बढ़ेंगे तो हम उसे ल्यूकेमोइड रिएक्शन कहेंगे।
ये दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम पहले तो नेप स्कोर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर टोटल हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके अलावा कौन सी चीज़ से हमें पता चलेगा कि भाई इसे ल्यूकेमिया है या ल्यूकेमॉइड रिएक्शन। तो स्प्लिनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी, हेमरेज आर एब्सेंट इन ल्यूकेमॉइड रिएक्शन। हम देखेंगे कि ल्यूकेमॉइड रिएक्शन है वो हमारे बोन मैरो में इतना अफेक्ट नहीं करती, इसीलिए हमारे जो आरबीसी है उसका ब्रेकडाउन नहीं बढ़ता और बोन मैरो की सेल्युलरिटी बढ़ती है पर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। इसकी वजह से प्लेटलेट पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर प्लेटलेट पर कोई इफेक्ट नहीं है तो उसकी वजह से हेमरेज भी नहीं होगा, लिम्फेडिनोपैथी भी नहीं होगी और स्प्लिनोमेगाली भी नहीं होगी। तो ये आपके डिफरेंशियल फीचर्स है इन दोनों में, और ये आपका 6 मार्कर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। अब आपको ऐसा लगेगा कि चलो ल्यूकेमॉइड रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन कॉजेज क्या है, ये क्यों हो रही है? तो वेरी सिंपल, इन्फेक्शन। अगर हमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, फीवर आता है, तो हम अपनी सीबीसी ब्लड पिक्चर कराते हैं, तो आप आराम से आपको डब्ल्यूबीसी जो है वो बढ़े हुए दिखेंगे। तो वो कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं? तो सारे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, तो स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, પછી टीबी, मेनिंजाइटिस, डिप्थेरिया, सेप्सिस, इंडोकार्डाइटिस, प्लेग, और ये सारे इन्फेक्शियस डिसीज में ये देखने को मिलेगा। फिर इंटॉक्सिकेशन में मर्क्यूरी पॉइजनिंग, बर्न्स में और इक्लेप्शिया में, यानी कि प्रेगनेंसी, ये सारे भी कॉज है। उसके अलावा मैलिग्नेंट डिसीज, ये है मैलिग्नेंट डिसीज जो आपकी ल्यूकेमिया नहीं है। ल्यूकेमिया क्या है? डब्ल्यूबीसी का कैंसर, लेकिन ये उसके अलावा की मैलिग्नेंट डिसीज है, यानी कि मल्टीपल माइलोमा जो स्केलेटन मसल की डिसीज है, माइलोफाइब्रोसिस जो बोन मैरो की डिसीज है, हॉटकिंस डिसीज, ये सब हम आगे जाकर देखेंगे। ओके, एंड देन सीवियर हेमरेज एंड सीवियर हिमोलाइसिस में भी आपकी ल्यूकेमॉइड रिएक्शन देखने को मिलती है। तो 6 मार्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2 मार्क में आपको डेफिनेशन या कॉजेज भी पूछे जाते हैं। नेप स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये अच्छी तरह से याद कर लेना। ओके, देन लैब फाइंडिंग हमें लिखनी है। तो पहले हमें क्या करना है? पहले तो हमें CML हमने स्टार्ट किया, तो पहले आपको एज लिखनी है, कौन सी एज में होगा। फिर आप क्या लिखेंगे? एज के बाद आपको क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटी लिखनी है, उसकी पैथोजेनेसिस लिखनी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिखने हैं। फिर आपको लैब डायग्नोसिस, कैसे कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, उसमें जो लैब स्कोर है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप ल्यूकेमॉइड रिएक्शन एंड ल्यूकेमिया को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो आपको लिखना है। फिर लैब फाइंडिंग, तो ल्यूकोसाइटोसिस इन ल्यूकेमॉइड रिएक्शन 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं ही आएंगे। देन प्रोपोजन ऑफ इमेच्योर सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला कि जो ल्यूकेमिया है उसमें इमेच्योर सेल बढ़ जाते हैं, लेकिन ल्यूकेमॉइड रिएक्शन में जो इमेच्योर सेल है वो 5% तक ही बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं ही होंगे। देन इन्फेक्टिव कॉज इज प्रेजेंट, यानी कि आपका कोई भी टीबी का इन्फेक्शन, या आपको कोई भी, आप अगर कुछ भी बायोप्सी करते हैं या कुछ भी स्मीयर में एग्जामिन करते हैं तो आपको बैक्टीरियल और वायरल कोई भी डिसीज देखने को मिलेंगी। देन नेप स्कोर इंक्रीज हो जाएगा और नो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो अगर आपको 6 मार्क में ये पूछ ले कि लैब फाइंडिंग में क्या क्या डिफरेंस है ल्यूकेमॉइड रिएक्शन एंड CML का या ल्यूकेमिया का, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट आपके याद होने चाहिए। ओके, देन हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं इसे? तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, पहले तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, इमेटिनिब ओरल थेरापी कर सकते हैं, एंड एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। हमारा ल्यूकेमिया जो भी है वो बोन की डिसीज है कि हमारे बोन मैरो में प्रॉब्लम है, तो हम उसका ट्रांसप्लांट कर दें, या फिर उसके जो एनीमिया है उसकी वजह से उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, या फिर हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसकी वजह से प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। ओके, देन ये जो है इंडेक्स टू असेस प्रोग्नोसिस ऑफ CML, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा सा ये समझ लो कि ये है क्या।
तो पहले तो प्रोग्नोसिस, हम प्रोग्नोसिस किसे बोलते हैं कि कोई भी डिसीज जब हमें हुई तो वो कितनी खराब है कितनी अच्छी है या उसका इलाज है या नहीं, उसकी वजह से हम उसे गुड या बैड प्रोग्नोसिस में डालते हैं। ओके, तो हम किस किस बेसिस पर ये बोल सकते हैं कि इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा या नहीं। तो पहले तो जो एज है, हमारा प्लेटलेट काउंट है, स्प्लीन की साइज है, फिर ब्लास्ट हमारे कितने हैं सर्कुलेशन में, फिर साइटोजेनेटिक चेंज क्या क्या है, ये सभी पैरामीटर्स के बेस पर हम प्रोग्नोसिस निकाल सकते हैं। तो आप लोगों का सीएमएल पूरा क्लियर होना चाहिए। पता चल गया आपको सीएमएल क्या है। अब आप मेरी रिवीजन नोट्स में देखो। तो आप जब भी एग्जाम में जाएंगे यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये चारों इस एक ही पेज में लिख कर जाना है कि ये क्या है, कौन कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आपको मैंने सीएमएल जो भी समझा है उसमें आप देख लो, तो सीएमएल में क्या क्या है। तो पहले फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, एबीएल बीसीएच जीन फ्यूजन, फिर टायरोसिन काइनेस फॉर्म हो रहा है वो, फिर गार्डन पार्टी अपीयरेंस, नैप स्कोर, फिर इमेटिनिव थेरापी, एंड वो जो हमने क्लासिकल वाली सिस्टम देखी, कौन सी वाली जो प्रोग्नोसिस की थी वो वाली, एंड देन उसकी एज, और इसका जो भी पैथोलॉजिकल डायग्राम आएगा वो। तो आपका सीएमएल एकदम क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एएमएल, एएलएल और सीएलएल को देखेंगे, और लास्ट लेक्चर में हम चारों का कंपैरेटिवली टेबल 5 मिनट रिवीजन देख लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।